आज के वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मदरसन सोमी वायरिंग लिमिटेड के स्टॉक को। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना, जिससे अगर आप इन्वेस्टमेंट हो आपने कर रखा है तो भी देखना, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तब भी हमें इसको पूरा देखना। इसके फंडामेंटल, टेक्निकल और इसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, क्या ये स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा या नहीं बनेगा, ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी है और ये मदरसन का ही एक पार्ट था, वहां से इसको मार्केट में अलग से लिस्ट किया गया था कि वायरिंग का जो बिजनेस है इसको यहाँ पे अलग किया गया है। ये कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई है और इनका काम क्या है, वायरिंग हार्नेस। अब ये वायरिंग हार्नेस क्या होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ये 40% इस इंडस्ट्री में, ऑटो सेक्टर की 40%। अब यहां पे देखो वायरिंग हार्नेस क्या होती है, ये ऑटोमेटिंग वायरिंग सिस्टम बनाती है। अब इसके लिए आपको क्या करना, इसके कंपनी पे आके आप यहां पे और डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। यहां पे आओगे और आपको रीड करना, यहां पे आपको मिलेगा। उसके बाद देखो अगर मैं वायरिंग हार्नेस की अगर मैं बात करता हूं तो इस टाइप से क्या करता है कि देखो, जब कोई भी गाड़ी होती है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी आपने ले रखा है या 3 व्हीलर जो भी है, उसमें एक बैटरी होता है। बैटरी से पावर जाती है वायर्स के थ्रू, है ना, लाइट्स, है ना। डैशबोर्ड में अलग से लाइट आएगी, इंडिकेटर्स में अलग से आती है। तो वो सारे जो लाइटिंग का सिस्टम होता है इलेक्ट्रिक वायर्स का, वो ये मदरसन सोनी केवल सिंगल प्रोडक्ट बनाती है। उस बैटरी में आप वैसे भी देखो, एक बैटरी में हम कितने तार यहाँ पे लगा पाएंगे अलग अलग वायरिंग के लिए। तो ये क्या करती है, एक वायर बनाती है, उससे अलग बहुत सारे वायर जाते हैं। एक वायर को क्या करती है, बैटरी में लगा देती है और वहां से अलग अलग वायर को हमें जहां भी जो लाइट चाहिए वहां हम ले जाते हैं। ये इनका बिजनेस है। बाकी अगर आपको डिटेल और देखनी, इसकी वेबसाइट पे आ जाना, और ज्यादा कुछ आपको पढ़ना है तो ये जो पीपीटी यहाँ पे लिखा हुआ है इस पे क्लिक यहाँ पे होगा तो आपके पास एक नया पीपीटी खुलेगा, उसमें देख लेना फाइनेंशियल ईयर 25। इस पे क्लिक करके और इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑटो सेक्टर इंडिया में ग्रो करेगा ही करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आने वाले टाइम में इंडिया का ऑटो सेक्टर ग्रो करना ही है। वो मैंने टाटा मोटर्स वाले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, वहां पे आप जाके देख लेना कि ऑटो सेक्टर की कितनी ग्रोथ है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वायरिंग हार्नेस, ये सब यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। देन इसकी अगर मैं बात करता हूं, ये सब यहाँ पैसेंजर व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स, ऑफ रोड, अदर्स, ये सब यहाँ पे गिवन है इस कंपनी की। और आप यहाँ पे देख सकते हो 23 न्यू इनके प्रोडक्ट्स अभी और आ रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद में इसके जो टोटल आप देख सकते हो 26 इनके प्लांट्स है ऑल ओवर इंडिया में। 2 नए प्लांट इन्होंने लगाए, एक तो नोएडा में लगाया और दूसरा कहाँ, तमिलनाडु, चेन्नई में, ना, ठीक है। नोएडा कहाँ पे आता है, दिल्ली के पास, एनसीआर में, ना, यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ इनके इतने प्लांट्स है। देन उसके बाद आप एक पॉइंट यहाँ पे और देखो इसका, कि अगर मैं बात करता हूं 10 आउट ऑफ 12 टॉप सेलिंग पैसेंजर व्हीकल्स मॉडल्स इन इंडिया, अगर 12 में से 10 गाड़ियां हैं जो टॉप सेलिंग, वो कोई सी भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल की हो, कोई भी गाड़ी हो, वायरिंग तो वहां मदरसन सोनी का ही रहता है। तो जो टॉप 12 है, 12 में से 10 गाड़ियों में मदरसन सोनी का यहाँ पे वायरिंग का सिस्टम जो लगा रहता है वो इसी कंपनी का होता है। अब यहाँ पे इसके क्लाइंट्स की बात करता हूं तो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई और भी कई जो बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियां हैं वो इनके कस्टमर्स हैं। तो ये कंपनी बहुत सालों से इस मार्केट में एक जबरदस्त ब्रांड है, इंडिया में ये मार्केट लीडर इस सेक्टर का। तो ये बहुत शानदार हमारे लिए प्लस पॉइंट है। 2 आउट ऑफ 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी 3 में से 2 आ रही, उसमें इसी कंपनी के वायरिंग सिस्टम लगे होते हैं। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा इनके पास मार्केट है। इससे ज्यादा हम इसके बिजनेस को और नहीं देखेंगे, मैंने आपको सोर्सेस सारे बता दिए कहां से आपको रीड करना है। डेट इसके पास कितना, 0.16, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कोई भी शेयर इनके प्लेस्ड नहीं है। ROC एंड ROE यहाँ पे देखो कितने शानदार है इसके। देन आगे बढ़ता हूं, इसके बाद देखो अगर इसके मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करता हूं Q1 की, तो 25 में जो इनके पास सेल्स थी वो कितनी थी, ऑलमोस्ट
2500 करोड़ के आसपास थी। इसको हमें जून 24 से कंपेयर करना, जहां पे लगभग मैं 2200 करोड़ ले लेता हूं। तो क्या मेरा सेल्स इंप्रूवमेंट हुआ? यस हुआ है। अब यहां पे देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 239 के अगेंस्ट में 244, तो 239 के अगेंस्ट में 244, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मेरा इंक्रीज हुआ है। अब यहां पे देखो सेल्स ज्यादा इंप्रूव हुई बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यहां पे मटेरियल कॉस्ट तो सेम रही बट जो इंप्लॉय कॉस्ट है वो 17 की जगह 19% हो गई, तो 2% इंप्लॉय कॉस्ट इंक्रीज होना ये बहुत बड़ा नंबर होता है। तो उसके बाद भी यहां पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहां पे इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या? रिजल्ट हमें सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ये सारे ओवर द पीरियड सब ठीक हो जाते हैं, तो सेल्स इंप्रूव हुई है ये हमें देखना है, ये इंप्रूव होना चाहिए था। बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट मेरा फ्लैट यहां मान लेता हूं, बट इधर मार्जिन 10% रहा है जो 11 था यहां पे, तो मार्जिन पे थोड़ा यहां इंपैक्ट है। उसकी वजह से जो ओवरऑल आपके पास में जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो यहां पे कम दिखेगा। अब इस रिजल्ट को देख के अगर मैं नेट प्रॉफिट के बेस पे देखता हूं तो 149 के अगेंस्ट में 143, तो आपको लगेगा कि रिजल्ट तो बड़ा खराब है इस कंपनी का लास्ट क्वार्टर से, बट ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है? सेल्स मेरी इंप्रूव हुई है। तो जब सेल्स में अच्छा खासा जंप है, यहां पे इंप्लॉयमेंट कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, मार्जिन भी डिक्रीज हो गए, उसकी वजह से ओवरऑल जो इंपैक्ट पड़ा है वो मेरा नेट प्रॉफिट यहां पे कम निकल के आया। अदरवाइज रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड इसकी रहेगी। तो अगर इस टाइप का फ्लैट रिजल्ट आता वो हमारे लिए एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब जब यहां से देख सकते हो 21 में जो इनकी सेल्स थी वो ऑलमोस्ट 4000 करोड़ थी, फिर 22 में और इंक्रीज हुई और यहां पे 25 में 9300 करोड़ के आसपास इनकी सेल्स आ गई। देन अगर मैं लास्ट 4 क्वार्टर की बात करता हूं, इन 4 क्वार्टर्स की, तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो जो सेल्स है वो कितने 9600, जो 25 की सेल्स से ज्यादा है। इसका मतलब सेल्स मेरी लाइफ टाइम हाई है। देन अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखता हूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरे पास में 1003 करोड़ है, यहां पे 1012 था, तो ऑलमोस्ट इसके बराबर ही है ना। तो सेल्स मेरी ऑल टाइम हाई है, प्रॉफिट भी मेरा ऑल टाइम हाई के बराबर ही है। यहां पे आप देखोगे तो थोड़ा सा कम आपको दिखेगा अच्छा खासा, बट इन पे हमें इतना फोकस नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये अदर इनकम हो गया, ये टैक्स हो गया, इन सब में ये बहुत कुछ करके दिखा देते हैं। मार्जिन भी इंपैक्ट हुए यहाँ से, जो 14, 13, 11, फिर 12, 11, 10 हो गए ना, तो मार्जिन से भी बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पे पड़ जाता है। देन उसके बाद में इसके खुद के पैसे कितने यहाँ पे 1256 करोड़ है और डेट कितना है 270 करोड़ के आसपास है, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये। यहाँ पे भी हमें ज़्यादा इसमें आप देख सकते हो डेट नहीं है, तो ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और कैपेसिटी इनके पास जो फिक्स्ड एसिड है वो कितने हो गए 691 करोड़ और 37 करोड़ अभी भी CWIP में, तो टोटल कैपेसिटी इनकी अच्छी खासी इंक्रीज होगी, तो सेल्स इंक्रीज होगी और सेल्स जब इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट हमारा डेफिनेटली इंक्रीज होना ही होना है। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर्स कितने 61.72% है, अच्छा खासा नंबर से इनका। FIs है 10.42%, DIs है 15.88%, गवर्नमेंट है 0.02% एंड पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 12% है। ठीक है, तो अगर मैं 12% यहां पे पब्लिक का स्टेक हटा देता हूं तो कितना रह गया 88%। तो 88% किसके पास है? स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका, फिक्स्ड एसेट हाईएस्ट एवर है, देन ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये, सेल्स मेरी हाईएस्ट एवर है, प्रॉफिट हाईएस्ट एवर के आसपास है, क्वार्टरली रिजल्ट भी शानदार है सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंपनी का फ्यूचर ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो ये भी यहाँ पे जबरदस्त है और अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है, इंटरनेशनल कंपनी है, तो इसका भी यहाँ पे सपोर्ट रहता है। तो ये कंपनी शानदार है। अब इसका यहाँ पे चार्ट एक बार देख लेते हैं। जब ये लिस्ट हुआ था तो कितने प्राइस पे था? ऑलमोस्ट 30 पे हुआ था। देन वहां से ये एक गेन देता है और एक रेंज में यहाँ पे ये चलता है स्टॉक, है ना। तो यहां से देख सकते हो ये एक बार जाता है ऊपर, फिर यहाँ पे डाउन आता है, देन अगेन यहां से जब ये चलना स्टार्ट करता है तो हमें कितना परसेंटेज का गेन दे देता है? 1 मिनट देखो, है ना, यहां से हमें गेन मिल गया था ऑलमोस्ट 54% का। देन अगेन स्टॉक के टूट के एक बार नीचे आता है, ऊपर भी जाता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो 30% अगेन डाउन आता है,
देन अगेन यहाँ पे एक इसने 44 या 45% का गेन देता है, देन ये ऊपर नीचे होता हुआ फिर आगे ये चलता जाता है, सही है ना। तो अगर मैं टोटल गेन यहां से इसका देख लेता हूं टॉप लेवल का, तो कितना परसेंटेज का यहां से ये गेन दे देता है हमें, ये गेन ऑलमोस्ट 70%। और उसके बाद ये स्टॉक यहां से वापस एक बार डाउन ट्रेंड में आता है और 42% डाउन आता है, और देन वापस एक रिकवरी आती है इसमें। और आज अगर मैं करंट प्राइस की बात करता हूं तो 22% आज भी मेरा स्टॉक लाइफ टाइम हाई से ये नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें करना क्या है, कैसे ट्रेड करनी है, वो भी हम यहां पे एक बार देखेंगे। देखो अब इस स्टॉक की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें हमें देखो लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको रखना है। तो इस स्टॉक में आपको ये देखो एक अकाउंट आपको लॉन्ग टर्म वाला ले लेना है, उसमें 3% से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाना किसी भी स्टॉक में, है ना। तो लॉन्ग टर्म का एक अकाउंट आपको लेना है, उसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो। अभी 40 रुपीज पे है, ये इजीली आराम से अच्छे खासा यहाँ पे गेन देके जाएगा, 4 टाइम्स 5 टाइम्स। वो देखेंगे हमें कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। कंपटीशन मार्केट में इंक्रीज हो रहा है, वैसे तो इनकी मोनोपोली है, इनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी लंबे लंबे होते हैं, काफी ईयर्स के लिए होते हैं। तो फिर भी यहाँ पे अगर कंपटीशन इंक्रीज होता है, इनकेस कंपनी में कुछ भी होता है, वैसे तो बहुत सालों से काम कर रही है, सब कुछ ठीक है, बट हम आंख बंद करके यहाँ पे नहीं बैठ सकते ना। स्टॉक मार्केट है, किसी भी कंपनी में कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो इसलिए हमें ट्रैक करता रहना पड़ता है जी, भले ही वो लॉन्ग टर्म हो। तो लॉन्ग टर्म हमारे लिए क्या होता है कि पहले से डिसाइड रहता है कि 5 टाइम 10 टाइम एक की उतना होगा तो मैं निकालूंगा। जब तक अच्छी खासी ग्रोथ देगा तब तक हम उस लॉन्ग टर्म वाले को रखेंगे। तो एक अकाउंट तो ये हो जाएगा आपका। दूसरे में क्या करनी, हमें ट्रेड करनी है। ट्रेड करने के लिए हमें एक और अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अब उसमें क्या करना है, जैसे ही इसमें प्रॉफिट आएगा वो हम यहां से हटाते जाएंगे, और जैसे ही वो डाउन आएगा उसमें हम यहां पे एग्जिट ले लेंगे। मतलब यहां पे क्या है, डाउन आएगा तो दोबारा एंट्री लेंगे, और वैसे अगर इसमें हमें केवल बाई और सेल करना, ट्रेड कैसे करना है वो देखते हैं। देखो अभी ये जो स्टॉक प्राइस है आपका, देखो यहां से ये रैली थी 70% की। अब हमें नहीं पता इसमें से अगर मैं 30% भी ले पाता, 70 से मैं ये मान के चलता हूं 40% गेन तो मेरे पास आ जाता। तो 40% गेन अगर मैं इसमें से ले लेता, एग्जैक्ट बॉटम और टॉप मुझे नहीं पता होते हैं, तो कितने डेज यहां पे लगे, 490 डेज लगे, ठीक है। तो 490 डेज में अगर मेरे पास में इतना बड़ा गेन आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 490 डेज का मतलब कितना हो जाता है आपके पास में, 16 मंथ होते हैं ऑलमोस्ट, है ना, 16 to 17 मंथ। उसमें अगर 40 बता रहा हूं, किसी ने 50% भी गेन लिया होगा तो भी यहां पे कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 2 ईयर्स में भी ये गेन आता तब भी हमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमें कभी भी किसी भी स्टॉक का बॉटम नहीं पता होता, ना टॉप पता होता है, ठीक है। तो हमें कहीं पे भी इस बीच हमें एंट्री लेनी होती है और वहीं से हमारा प्रॉफिट बुक करना होता है। नॉर्मली इसमें हम कहां प्रॉफिट करते, जो इसका लाइफ टाइम हाई था उसके आसपास, मतलब यहां पे हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता इस कैंडल पे। उसके बाद स्टॉक नीचे आता है, यहां से कितना ऊपर गया, ये यहां से ज्यादा ऊपर नहीं गया, वो 10% या 12% ऊपर गया, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे प्रॉफिट बुक करने के बाद भी कोई स्टॉक कितना भी ऊपर जा सकता है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और हमारी पोजीशन बनाने के बाद भी कोई भी स्टॉक 10, 12, 30% तक डाउन आ सकता है। ये स्टॉक मार्केट है, ऐसे ही काम करता है। पेशेंस बिल्कुल लूज नहीं करना होता है। अच्छी कंपनी में हमें ट्रेड करनी होती है और स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं लगाना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस, अब कहां पे स्टॉप लॉस आप लगाओगे बताओ। मैं तो ये इसकी बात कर रहा हूं ना, कहां पे स्टॉप लॉस यहां पे होगा। अगर नॉर्मली इसका सपोर्ट आप यहां पे देखते इस रेंज में, तो इससे भी बहुत ज्यादा नीचे आके गया है ना, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हमारे लिए कुछ नहीं होता है, स्टॉप लॉस पे हम बिल्कुल काम नहीं करते। स्टॉप लॉस हमारे लिए यही होता है कि कंपनी हमें अच्छी चूज करनी है, वही हमारे लिए स्टॉप लॉस है। बाकी प्राइस वो कितना नीचे जा सकता है ये हमें नहीं पता होता है, ठीक है। तो ऐसे हमें काम करना होता है। स्टॉप लॉस लगाओगे तो पैसा यहां बिल्कुल नहीं बना पाओगे इस मार्केट में, ठीक है, ओके। देन आगे यहां पे हम बढ़ते हैं। तो अब यहां पे देखो, एक मेरे पास में ये जो टारगेट है, यहां पे कितना टारगेट दिखाई दे रहा है, 27%।
अगर 1 ईयर में मेरे पास 27% आ रहा तो क्या दिक्कत है। मैं कह रहा हूं अगर मुझे 15 मंथ भी यहाँ पे लग रहे हैं तब भी मेरे पास में अच्छा खासा ये गेन है। तो हमें ये 27% वाला ट्रेड बिल्कुल यहाँ पे लेना है। और एक इसमें एक चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से अगर आप देख रहे हो ये स्टॉक, तो यहाँ पे एक आपके पास में कप यहाँ पे बना था, उसके बाद ये इसका हैंडल बना और यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक थोड़ा ऊपर रहा और यहाँ पे गिरावट आई तो ये नीचे आ गया, उसके बाद ऊपर नीचे होता हुआ आज वहीं पे खड़ा है ये स्टॉक। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी खासी एक अपॉर्चुनिटी है। तो जब इस टाइप का ये यहाँ पे कैंडल बनेगा तो इसकी जो मैक्सिमम जो डेप्थ होगी उसको लेना है और यहाँ पे इस लाइन के ऊपर यहाँ पे रख देना है और वहां से जो टारगेट आएगा वो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट आएगा। तो इसका अगर मैं टेक्निकल टारगेट देखता हूं अभी करंट प्राइस के हिसाब से तो 52% का अभी 52 प्राइस, 52 का मतलब क्या आपके पास में यहां से कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 26 के आसपास आ रहा है ना, यहां से 26 या 27 के आसपास आ रहा है। ओके, और यहां पे जो लाइफ टाइम हाई है उस लाइफ टाइम हाई से ये नीचे ही है अभी। अब यहां पे जो है वो क्या 52 वीक का है और ये इसका लाइफ टाइम हाई था, कब था ये 18 जन 24 का ही, तो उससे नीचे है। तो ये टारगेट बहुत जल्द यहाँ पे अचीव होगा, इसके आसपास ही है। तो ये टारगेट यहाँ पे अचीव होना ही होना है, विद इन 5 to 6 मंथ मैक्सिमम है। बट फिर भी मैं यहाँ पे 14 to 15 मंथ्स का टाइम लेके जा रहा हूँ। इतने टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं पूछने, कुछ कमेंट्स में देखता हूँ कि अगले महीने में कितना जाएगा, क्या टारगेट होगा, शॉर्ट टर्म क्या होगा। ये 15-16 मंथ शॉर्ट टर्म ही होता है, कोई लंबा पीरियड नहीं होता है। यहाँ पे अगर 26% का गेन चाहिए ना तो इतना आपको बैठना पड़ेगा, है ना। कि ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में आए और एफ&ओ किया वो सब किया, तो उन सब से बिल्कुल दूर रहना है, बिल्कुल भी दूर रहना। जितना आपके पास पैसा है उसी से ट्रेड करना, ना हमें मार्जिन लेना है, न किसी दोस्त से उधार लेना, न कोई लोन लेके हमें मार्केट में काम करना है। जो आपके पास सेविंग्स है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए यूज नहीं हो रहा है, उस पैसे को मार्केट में लगाओगे तभी पैसा बनेगा। अदरवाइज जब गिरावट आएगी, जो भी रीजन रहता है, कभी कभी ऑपरेटर्स भी चाहते हैं कि स्टॉक गिरे, तो यहां से देखो जब गिरावट आती है तो होल्ड नहीं कर पाओगे। फिर जिसने यहां पे कहीं बाई किया होगा सितंबर 22 में और वो प्राइस इसका जाके आया कब, अगस्त 23 में आया, तो इतने टाइम के लिए फिर अगर दूसरे का पैसा रहेगा तो यहां पे हम होल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने होल्ड भी कर लिया तो जैसे प्राइस आएगा तो आप एग्जिट होकर चले जाओगे। तो इस टाइम में रिटर्न नहीं दिया तो आगे यहां पे रिटर्न बना। अभी ये अच्छा खासा कंसोलिडेट, ये डाउन ट्रेंड में था, वहां से चलना स्टार्ट किया है। तो ये स्टॉक आपके पास में डेफिनेटली मल्टी बैगर बनने वाला भी स्टॉक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑटो इंडस्ट्री ग्रो करेगी। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट्स है। बाकी देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो उसमें भी वायरिंग तो इन्हीं की होनी है। ठीक है, तो ये सब इसके पॉइंट्स से, आई थिंक सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस यहाँ पे किए हैं। एक पॉइंट आपको और यहाँ पे बता देता हूं, किसी ने इसको ऊपर यहाँ पे परचेज किया होगा, अभी कितना परसेंटेज डाउन है, 22%। यस, ठीक है, अगर किसी ने ऑलरेडी इसको बाई कर रखा है, ठीक है, और वहां से 20% डाउन है, कितना परसेंटेज, ध्यान रखना कितना परसेंटेज बोल रहा हूं मैं, 20% डाउन है। तो 20% डाउन है तो एक आपका अकाउंट हो गया लॉन्ग टर्म वाला जिसको लगाना है। दूसरे अकाउंट में क्या करोगे, आपने कहीं ऊपर बाई किया होगा, तो एक अकाउंट तो ये हो गया, दूसरा आपका यहां पे होगा कहीं पे बाई किया होगा। अब किसी को एवरेज करना है वो अलग अकाउंट में करोगे। भाई इस मार्केट में काम कर रहे हो ना, तो 4-5 अकाउंट तो मिनिमम होने चाहिए आपके पास में, तो एक को रखना लॉन्ग टर्म वाले में। अब यहां पे ये भी बता देता हूं, अगर जीरोधा में लॉन्ग टर्म ले लिया है तो मान लो एंजल 1 में मैंने ऊपर बाई किया होगा, अभी 5 पैसा में मेरा अकाउंट है, वहां पे मैं फ्रेश एंट्री करूंगा। और ये सब मिलके 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम कितना हो सकता है 5 to 6%। किसी भी स्टॉक में 5 to 6, इससे ज्यादा परसेंटेज आप सिंगल स्टॉक में नहीं लगाओगे। ये कब है, जब एवरेज होने के बाद, ये सारा मिला के लॉन्ग टर्म वाला, यहां पर ये सब एवरेज सारा
जितना भी 2-3 ट्रेड जो भी हमारी हो गई, मैक्सिमम हम 3 ट्रेड लेंगे। एक लॉन्ग टर्म वाला होगा, एक हमारा स्विंग ट्रेड होगा, एक हो गया लॉन्ग। दोबारा जब मैं एवरेज कर रहा हूं, अगर 20% से कम है, किसी का 10% 12%, वो यहां नहीं करेगा एवरेज। और एवरेजिंग करने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। आपको लग रहा 5% डाउन है, चलो मैं एवरेज कर लेता हूं, बिल्कुल नहीं करना। 10% डाउन है, कर लेता हूं, बिल्कुल नहीं करना है। एवरेज करने का मौका देगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये स्टॉक अगर 20% अगर आपके पोर्टफोलियो में डाउन है तो अलग अकाउंट में आप अपना और अकाउंट पैसा लगा सकते हो, बट वो 3% से ज्यादा पूरा एक स्टॉक में मिला के नहीं होना चाहिए। ये मैं बार बार कर रहा हूं। डिसिप्लिन से काम करोगे तो अच्छा पैसा बनेगा। अगर ग्रीडी होके काम करोगे, लालच में आके करोगे, छोटा स्टॉक है, ज्यादा क्वांटिटी ले लेता हूं, इस टाइप की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। नया इन्वेस्टर यही गलती करता है, इसीलिए मैं बार बार इन पॉइंट्स को आपको याद दिला देता हूं। अगर एक दो बंदे भी अगर इस पे अप्लाई किया तो उनका तो भला होगा, ठीक है। बाकी जो डिसिप्लिन से काम नहीं करेगा उसको मार्केट में बहुत दिक्कत होने वाली है। क्यों होगी? जब प्राइस आएगा वो निकल जाएगा, कभी कभी कंसोलिडेट फेज में रहेगा, डाउन ट्रेंड में रहते हैं स्टॉक, फिर वो देखता है कि 2 साल मैंने इस प्राइस पे लिया था, आज स्टॉक कहां पे आएगा, तो वो आपको नहीं होना चाहिए। और एक बात और कि सारे स्टॉक्स हम नहीं ले सकते यहां पे। ऐसा नहीं कि इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी आई और उसमें मैंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो पैसा है बस उसी को डिसिप्लिन से हम काम करेंगे। सारे स्टॉक्स में हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं लेनी है, और जिसमें हम देखेंगे सबसे ज्यादा गेन कहां पे मिल रहा है, हम उस स्टॉक में ट्रेड लेंगे। मान लो 5 स्टॉक से अभी ट्रेड लेने के लिए हमारे पास, और पैसा हमारे पास 2 स्टॉक में लगाने के लिए, किसी में 20% का गेन है, किसी में 30, 40, 50, 60% का गेन है, तो हमें जिस जहां पे 50-60% गेन आ रहा उन स्टॉक्स में हम पहले पैसा लगाएंगे, ना कि 20 वाले में, ठीक है। और वो भी देखना पड़ता है कि कौन सा स्टॉक है, किस टाइप का है, वो सारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूं, कहीं पे 10% पे करना, किसी में 15 पे, किसी में 20 पे, तो वो आप डिसिप्लिन से काम आपको करना है। तो आई होप ये वीडियो था, और थोड़ा सा लेंथी भी हो गया, कोई बात नहीं। तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हो जाती है, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये इस स्टॉक के बारे में था। बाकी आपको पूरी अपनी रिसर्च करने के बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना, डिसीजन लेना है। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना है। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, बहुत सारे स्टॉक्स है जहां भी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।